और सबसे पहले बात करते हैं इजराइल हमास युद्ध की। इजराइल में गुरुवार 18 अक्टूबर को जश्न का माहौल रहा, क्योंकि इजरायली सेना ने 7 अक्टूबर 2023 के आतंकवादी हमले के मास्टरमाइंड हमास चीफ याह्या सिनवार को ढेर कर दिया। आईडीएफ ने गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों को टारगेट करते हुए एयर स्ट्राइक की, जिसमें सिनवार समेत हमास के 3 आतंकवादियों की मौत हो गई। सिनवार की मौत की पुष्टि डीएनए टेस्ट के आधार पर हुई। सिनवार की इजराइल हमास युद्ध में बेहद अहम भूमिका रही थी। पूरे 1 साल गाजा की खाक छानने के बाद आखिरकार इजराइल ने 7 अक्टूबर 2023 के आतंकी हमले के सबसे बड़े गुनहगार याह्या सिनवार को ढूंढकर खत्म कर दिया। 7 अक्टूबर के हमले में लगभग 1200 बेगुनाह लोगों की मौत हुई थी। घटना के बाद से ही सिनवार गाजा में फैले हमास के सुरंगों के नेटवर्क में छिपता आ रहा था, लेकिन बुधवार को उसकी मौत उसे बाहर खींच लाई। इजरायली सेना की एक टुकड़ी रफाह में सामान्य गश्त पर थी, तभी उसकी मुठभेड़ 3 आतंकियों से हुई। इजरायली सैनिकों ने उनका पीछा किया तो वो आसपास की इमारतों की आड़ में मोर्चा लेते दिखे। इनमें से 2 आतंकी ढेर कर दिए गए, जबकि तीसरा घायल अवस्था में भागकर एक इमारत में घुस गया। इसके बाद इजरायली सेना ने ड्रोन भेजकर उसे लोकेट किया। ड्रोन कैमरे में वो आतंकी एक कुर्सी पर बैठा दिखाई दिया। उसने पास से एक छड़ी उठाकर ड्रोन पर मारने की भी कोशिश की। इसके बाद इजरायली सेना ने गोला दागकर उस आतंकी का काम तमाम कर दिया। यहां तक सब कुछ आम से सैन्य ऑपरेशन जैसा था, लेकिन जैसे ही इजरायली सैनिक पास पहुंचे तो उन्हें इस तीसरे आतंकी की शक्ल हमास सरगना याह्या सिनवार से हूबहू मिलती जुलती लगी। शक की पुष्टि के लिए शव की जांच होनी थी, लेकिन मलबे की वजह से पूरी बॉडी को तुरंत निकालना संभव नहीं था। इसलिए इजरायली सेना ने एक फैसला किया। उन्होंने शव की एक उंगली काटकर इजराइल भेजी, जहां डीएनए मिलान के बाद साबित हो गया कि मरने वाला सिनवार ही है। इसके बाद आनन फानन में भारी सुरक्षा के बीच सिनवार का शव इजराइल लाया गया। सिनवार के मरने की खबर से इजराइल के लोग सड़कों पर निकल आए और जश्न मनाने लगे। उधर पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने भी देश को संबोधित किया और कहा कि सिनवार की मौत युद्ध के अंत की शुरुआत है। 2.5 महीने में अपने 2 प्रमुखों को गंवा चुका हमास सिनवार की मौत से सन्नाटे में है। उधर जानकारों का मानना है कि सिनवार की मौत 1 साल से जारी पश्चिम एशिया संघर्ष में इजराइल की अब तक की सबसे बड़ी जीत है। बड़ी सफलता है। हमारे साथ इस मामले पर विश्लेषण करने के लिए मौजूद हैं पूर्व वरिष्ठ राजनयिक अनिल कुमार त्रिगुनायत जी। अनिल जी, अगर देखें तो कितनी बड़ी जीत, क्योंकि 7 अक्टूबर के हमले का मास्टरमाइंड तो माना ही जाता था, खान यूनुस का कसाई कहा जाता था। बड़े लंबे समय से आईडीएफ की कोशिश थी मार गिराए जाने की, जिस तरीके से वहाँ विजुअल्स आए, जश्न है, लेकिन एक तरफ जश्न तो दूसरी तरफ शहीद का दर्जा। कितनी बड़ी उपलब्धि इजराइल के लिए। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि इजराइल की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, जो उनके डिफेंस फोर्सेस हैं, वो बहुत ही प्रोफेशनल और दुनिया की मानी जानी फोर्सेस में से हैं। और ख़ास तौर से जो मोसाद उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसका जो सारी दुनिया में उसको जाना जाता है। तो ये उनके लिए एक सबसे ह्यूमिलिएटिंग बात ये थी कि अक्टूबर 7 का जो अटैक हुआ 2023 में, वो किस तरह से हुआ और उसमें इतने सारे लोग बंधक बनाए गए, 12 से ज़्यादा लोग मारे गए। तो ये उनके लिए बड़ा ह्यूमिलिएटिंग मोमेंट था। और मैं समझता हूँ कि पिछले 1 महीने में जो इजराइल ने जिस तरह से हमास के लीडर्स को मारा, जिस तरह हिजबुल्लाह के लीडर्स को मारा, वो उनका वापसी जो अपनी एक उनकी पहचान है उसको साक्षी करता है। तो ये इस्माइल हानिये जो को मारा था इन्होंने तेहरान के अंदर में, वो भी एक बड़ा लीडर था। और याह्या सिनवार जो है मेन इनका मिलिटेंट ग्रुप का जो सबसे बड़ा लीडर था, उसको मारना आज की डेट में एक बहुत बड़ी बात है। हालांकि सुनने में कई बार हो चुका, ऐसी खबरें आई थी पिछली बार भी कि या तो वो छुप गया है या मारा गया है 1 महीने पहले, लेकिन उसके बाद वो फिर उभरा दोबारा। और आज अब ये पता लगा है डीएनए के इनके जो भी इंफॉर्मेशन आई है कि याह्या सिनवार जो मास्टरमाइंड था उस वक्त का, अक्टूबर 7 अटैक का, उसको अनिल जी, चाहे इस्माइल हानिया के मारे जाने की बात हो या फिर याह्या सिनवार की, एक शब्द कहा जाता है रक्त बीज। कोई ना कोई नया लेफ्टिनेंट जो है प्रमुख तो हो ही जाता है। कहाँ लड़ाई जाता दिखती है आपको? क्योंकि
इजराइल ने कहा कि ये अंत की शुरुआत है और हमास ने कहा कि बंधकों को फिलहाल नहीं छोड़ेंगे। देखिए, मेरा मानना एक और है। मेरा मानना यह है कि अगर इजराइल के लीडर्स ने अक्टूबर 7 के बाद ये रास्ता चुना होता, जिसका मतलब कि हमास के जो बड़े जितने भी लीडर्स थे, पॉलिटिकल या मिलिट्री, उनकी सबकी इंफॉर्मेशन इनके पास थी और है। अगर इन्होंने उस वक्त वो ख़त्म कर दिया होता तो वो 40-42 हज़ार जो इनोसेंट लोग मारे गए, जो दुनिया की सिंपथी इजराइल के साथ थी, वो चलती रहती। लेकिन उन्होंने कारपेट बॉम्बिंग और इस तरह की जो एंटाई ह्यूमन अप्रोचेस करी हैं, उसकी वजह से मैं समझता हूं कि इजराइल की जो सिंपैथी थी लोगों की, वो काफ़ी ख़त्म हो गई। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर उन्होंने काफ़ी को लॉस किया है। लेकिन आज उनको ज़रूर एक सेलिब्रेशन का मौका है, क्योंकि उन्होंने ये बदला अपना ले लिया है, इसमें कोई जी। शक की बात नहीं है। लेकिन ये रक्त बीज की बात जो आपने कही, तो ये देखिए, जब जिस तरह एक्सेसिव वायलेंस होती है, लोगों को, जिनके इतने लोग मारे गए, जहाँ पर इतने घायल हुए हैं, इतने डिस्प्लेस्ड हुए हैं, तो वो लोग तो कंटिन्यू करते रहेंगे। तो जो एक आइडिया है कि हमास को डिस्ट्रॉय कर दिया, तो हमास की जो आइडियोलॉजी है वो तो डिस्ट्रॉय नहीं हो रही है। तो आज नहीं, 2 साल बाद, 5 साल बाद हम लोग फिर से वही सिचुएशन फेस कर सकते वो हैं। बनी रहेगी। अनिल जी, एक चीज़ और, जब ये कल ये उपलब्धि हासिल हुई आईडीएफ को, अब देख रहे हैं उत्तरी इजराइल में सेनाएं ज़मीनी जो है ऑपरेशंस को काफ़ी तेज़ कर दी, हिजबुल्लाह पे आक्रमण बड़ी तेज़ हो गए हैं, ज़मीनी हमले बहुत तेज़ हुए हैं। क्या देखते हैं ये पूरे खत्ते में जो ये पूरी की पूरी लड़ाई है, ईरान समर्थित तो है ही है, लेकिन फिलहाल ये निशाने कहीं ना कहीं आगे बढ़ते हुए जंग तेज़ होती दिखेगी? देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। मेरा मानना है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, मेरा मानना यह है कि जो इन्होंने हिजबुल्लाह की सारी टॉप लीडरशिप को, मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडरशिप को मारा, ये एक तरह से इंटेलिजेंस के लिए तो बहुत बड़ा अचीवमेंट हो सकता है। लेकिन स्ट्रेटेजिकली अभी क्या हो गया है कि जो छोटे कमांडर लोग हैं, उनके पास असला बहुत ज़्यादा है, मिसाइल सॉरी, वो तो इसीलिए जो लड़ाई तेज हुई है, उसका कारण ही ये है कि अब वो इंडिविजुअली अपने आप डिसीजन लेके, और जब वो पेजर अटैक्स वगैरह हुए थे, तो उससे उनका कमांड कंट्रोल सिस्टम काफ़ी कुछ खत्म हो गया और वो एक डिसरे में है कम्प्लीटली। तो आज की डेट में एक ऑर्डिनरी कमांडर जो वहाँ पर बैठा है, वही डिसीजन ले सकता है। तो वो दाग रहा है वहाँ पर इसराइल के ऊपर में मिसाइल एक के बाद एक। तो ये हो सकता है कि किसी ना किसी तरह, अगर ये युद्ध फिर से एक गुरिल्ला वॉर के रूप में बढ़ता है, जैसा कि पहले हमने देखा 2006 में, तो इसराइल के लिए और भी बड़ा खतरा है। जी। ये नहीं है आप वॉर को देखिए, जब लड़ाई एक स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर के बीच में होती है, तो उनके रूल्स और एंगेजमेंट भी डिफरेंट होते हैं। और इसीलिए 1 साल से ऊपर का समय हो गया है इसराइल को लड़ते हुए हमास के साथ, तब जाके उनको जो भी सफलता मिली। लेकिन आज भी पूरी तरह से हमास खत्म नहीं हुआ है। तो इधर हिजबुल्लाह जो सबसे ताकतवर था, उनके लीडर्स खत्म हो गए हैं, लेकिन हिजबुल्लाह आउटफिट्स, उनकी जो फोर्सेस हैं, उनका जो असला है, वो सब तो वहीं का वहीं है, और वो अटैक भी करते जा रहे हैं और बढ़ा रहे हैं उससे। जी। तो आसान मैं नहीं समझता ये उनके लिए हो पाएगा। अनिल जी, एक और चीज़ जानना चाहेंगे। लोगों के अलग अलग विचार होते हैं, अलग अलग लोगों के अपने आकलन हैं। ईरान समर्थित हिजबुल्लाह, हमास, हूती, ये जब तक इन पर कोई नकेल नहीं कसी जाती, लेकिन जब नकेल कसे जाने की बात आती है तो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पर हमले नहीं किए जाएंगे, ऑयल इंस्टॉलेशंस पर हमले नहीं किए जाएंगे, इस तरीके की बातें अमेरिका करता है। एक ये भी कहा जा रहा है कि इतना लंबा युद्ध खींचा जाना, ये कोई जियोपॉलिटिक्स या फिर कोई इकोनॉमिक एस्पेक्ट, क्या इस तरीके की भी कोई स्थितियां हैं? देखिए, सीधी सी बात यह है कि जैसे हम कहते हैं कि ईरा ऑफ शॉर्ट वॉर इज ओवर, ये हमने देख लिया। जहां पर रशिया यूक्रेन का वॉर 3 साल से ऊपर हो गया, एक सुपर पावर और एक मीडियम कंट्री के साथ में। इधर हम स्टेट एक्टर और नॉन स्टेट एक्टर के बीच, इसराइल और हमास के बीच की लड़ाई देख रहे हैं, जिसमें 1 साल से ऊपर हो गया। इसराइल की आर्मी जो है मिडल ईस्ट की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी मानी जाती है, सबसे बड़ी इंटेलिजेंस मानी जाती है, उसके लिए भी 1 साल से ऊपर हो गया है। तो ये एक छोटे मोटे ग्रुप्स हैं जिनके ऊपर आपको पार पाना इतना मुश्किल हो रहा है। दूसरी बात रही ईरान की, तो इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान उनको सपोर्ट करता है, उसके पार्ट ऑफ एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस है, कोऑर्डिनेट भी करता है। और अभी भी उसने कहा है कि रेसिस्टेंस, जो भी रेसिस्टेंस बोलते हैं, उसको वो सपोर्ट करते जाएंगे। लेकिन वॉर, जब अमेरिका का रोल जो है सबसे अहम है इसके अंदर, जी। दूसरे के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो इसराइल को ये रोक सके, लेकिन वो भी नहीं रोक पाया है अब तक, हमने देखा है कई बार। और उसके चलते ऑर्डिनरी लोग जो हैं,
हमास को भले ही आपने उनके जो ग्रुप्स हैं, आउटफिट्स हैं, उनको ख़त्म कर दिया हो, लेकिन ऑर्डिनरी लोगों ने भी उसकी कॉस्ट पे करी है। कहीं ना कहीं उसके जो कीमत है वो आम आदमी चुकाते हैं, और वो मानवीय आधार पर मानवीय सहायताओं की आपूर्ति के लिए यूनाइटेड नेशंस और भारत समेत हम हर एक राष्ट्र इसके लिए प्रयासरत रहता है। हम चर्चा जारी रखेंगे और ये भी जानेंगे कि पाकिस्तान के क्या कुछ हालात हैं वहाँ पर, लेकिन फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक